नमस्कार दोस्तों, एक पेपर है जो सोल्व कर रहे हैं। इसमें 150 क्वेश्चन है, तो सभी आ जाए। पहला क्वेश्चन दे रखा है कि एक वेव बाइंडिंग में समांतर पथों की संख्या कितनी होती है। तो वेव बाइंडिंग का यहाँ पे दे रखा है। तो वैसे तो अगर वेव की बात करें तो समांतर पथ कितने होते हैं इसमें, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो एक बाइंडिंग होती है लैप बाइंडिंग और एक होता है वेव बाइंडिंग। तो लैप बाइंडिंग में क्या होगा, समांतर पथों की संख्या हमेशा ही पोल के बराबर होती है, लेकिन वेव बाइंडिंग में समांतर पथों की संख्या हमेशा ही 2 होती है। यहाँ पर ये 6 दे रखा है, यूपीपीसीएल का क्वेश्चन है, लेकिन ये गलत है। तो वेव बाइंडिंग में हमेशा ही जो समांतर पथ है वो हमेशा ही कितने होंगे, 2 होंगे। ये चीज़ याद रखना आप लोग। वैसे तो यूपीपीसीएल का पेपर है, लेकिन इसके अंदर जो गलती है वो आपको बता रहा हूँ मैं, ठीक है। यहाँ पर जिस कैंडिडेट ने किया उसने 2 किया है, बिल्कुल सही किया है, लेकिन ये गलत दे रखा है। चलिए, दूसरा दे रखा है कि भू प्रतिरोध को किसके द्वारा मापा जाता है। तो ये भू प्रतिरोध टेस्टर के द्वारा बिल्कुल मापा जाता है, सही है ये क्वेश्चन, ठीक है। चलिए, तीसरा दे रखा है कि HRC फ्यूज़ का आशय क्या है। यहाँ पर HRC की फुल फॉर्म पूछी है, तो ये है हाई रप्चरिंग कैपेसिटी फ्यूज़, ठीक है। HRC फ्यूज़ क्या है, हाई रप्चरिंग कैपेसिटी फ्यूज़ है। इसमें ऐसे भी पूछ लेते हैं कि R का मतलब क्या है, H का मतलब क्या है, C का मतलब क्या है, कैसे भी आप लोगों से पूछा जा सकता है। तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि किसी गहन छड़ प्रकोष्ठ प्रेरण मोटर में स्लॉट का आकार कितना होता है। तो ये जो स्लॉट होता है ये 12:1 का होता है। चलिए, नेक्स्ट दे रखा है किसी ट्रांसफॉर्मर में श्वसन को यानी कि ब्रीदर का काम क्या है। तो ब्रीदर के अंदर क्या होती है, जैसे ये ब्रीदर बना दिया, इसके अंदर ये क्या है, सिलिका जेल के दाने हैं। तो ये क्या करेगी, सिलिका जेल बाहर से जो हवा आएगी उसको अपने अंदर लेगी और ब्रीदर के थ्रू होते हुए ट्रांसफॉर्मर का जो टैंक होगा उसके अंदर क्या है, शुष्क वायु जानी है अपनी, ठीक है। तो ये जो सिलिका जेल लगी होती है ये क्या करेगी, हवा से नमी को सोखेगी, ठीक है। तो श्वासकों का उपयोग क्या होता है कि हवा से नमी को खींचने का काम क्या होता है, इसी का होता है। और ब्रीदर के अंदर सिलिका जेल भरी होती है, इस चीज़ को भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट दे रखा है किसी विद्युत रोधी सामग्री में क्या होना चाहिए। तो जो विद्युत रोधी सामग्री है यानी कि ये मान लो कि अचालक, तो अचालक क्या है कि लागत कम होनी चाहिए, बिल्कुल सही बात है। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ भी उसकी क्या होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए। शक्ति और उच्च यांत्रिक मजबूती यानी कि वो क्या है कि ज़्यादा अचालक बना रहे, इस चीज़ के लिए उसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होनी चाहिए। शक्ति और जो यांत्रिक मजबूती है वो भी क्या होनी चाहिए, इसकी ज़्यादा होनी चाहिए। नेक्स्ट दे रखा है कौन सा नियम बताता है कि जंक्शन पर करंटों का संगम बीज अलजेब्रिक शून्य होता है। सिग्मा क्या है कि संगम बिंदु, जैसे यहाँ से करंट आया, यहाँ से आया, तो यहाँ पर जो करंट है वो शून्य रहना चाहिए। तो ये कौन सा नियम बताता है, कौन सा नियम बताता है कि जंक्शन पर करंटों का संगम बीजगणितीय योग शून्य होता है। तो ये किरचॉफ का जो है वो पहला नियम है, यानी करंट लॉ जो होता है वो बताता है। नेक्स्ट दे रखा है CFL का फुल फॉर्म क्या है। तो कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप जो है वो CFL की फुल फॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि कोई 8 पोल परिवर्तक 750 RPM पे चल रहा है, प्रत्यावर्तित अल्टरनेटर की आवृत्ति क्या होगी। तो F बराबर क्या आएगा, PN/120। ये फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग। तो यहाँ पर क्या है, क्या चीज़ दे रखी है, N की वैल्यू आप लोगों की कितनी दे रखी है, 750 दे रखी है। और पोल कितने दे रखे हैं, 8 पोल दे रखे हैं। तो 750 × 8/120 जब आप लोग करते हो तो शायद मेरे ख्याल से 50 हट जाएगा। बाकी आप इसको चेक कर लेना, कैलकुलेशन मैंने करी नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट दे रखा है एक लग में तार या केबल का उपयोग किए हुए क्रिम्प किया जाता है। तो क्रिम्पिंग जो टूल होता है उसके थ्रू हम लोग क्या कर रहे हैं, उनको क्रिम्प किया जाता है। नेक्स्ट दे रखा है किसी सजावटी श्रृंखला में प्रकाश व्यवस्था के लिए 6 वोल्ट के कितने बल्ब को 240 वोल्ट की आपूर्ति से जोड़ा जाता है। देखो 240 वोल्ट क्या है भैया, टोटल है यहाँ पर मेरी, ठीक है। अब मुझे क्या चाहिए कि इस 240 वोल्ट को डिवाइड करूँगा मैं 6 बल्ब से, तो 6 चौके 24 यानी कि 40 बल्ब यहाँ पर मेरे को टोटल लगाने पड़ेंगे। नेक्स्ट दे रखा है किसी GI तार भू संयोजन में प्लेट का माप क्या होगा। तो प्लेट का जो माप होगा वो 60 सेंटीमीटर और 6.35 mm मोटी होनी चाहिए, ठीक है। 60/60 की तो वैसे होगी और 6.35 mm की इसकी क्या होनी चाहिए, मोटाई होनी चाहिए। नेक्स्ट दे रखा है ल्यूमेन वाट किसकी इकाई है। तो ये है ल्यूमिनस एफिशिएंसी यानी कि तिरव कार्य निष्पत्ति की जो इकाई है वो ल्यूमन प्रति वाट है। नेक्स्ट दे रखा है विद्युत आग किस प्रकार के अग्निशामक का उपयोग किया जाता है। तो हेलोन प्रकार के या CTC का यूज़ हम लोग करते हैं कि विद्युत की जो आग लगी होती है उसको बुझाने के लिए। अब आप लोग मुझे कमेंट करके बताओगे कि विद्युत की आग जो होती है वो कि कौन सी श्रेणी की है, ABCD 4 प्रकार की जो श्रेणियाँ होती है उनमें कौन सी श्रेणी की आग जो है विद्युत में लगने वाली आग है, ठीक है, जो तारों में लगती है।
नेक्स्ट दे रखा है किसी एसी सर्किट में पूर्ण प्रतिरोध को कहा जाता है। एसी सर्किट में देखो, एसी सर्किट में बोला जाता है जेड। ठीक है, आपको मैंने बताया था कि ओम का नियम कब लगता है। ओम का नियम एसी और डीसी दोनों में लगता है, लेकिन डीसी में तो लगेगा जब उसका प्रतिरोध दिया हो, और एसी में कब लगेगा, जब इम्पीडेंस या प्रतिबाधा दी हो, जेड दी हो, तो उस टाइम पे लगेगा। तो यहाँ पर एसी में पूर्ण प्रतिरोध को क्या कहा जाता है, इम्पीडेंस कहा जाता है या प्रतिबाधा कहा जाता है। नेक्स्ट दे रखा है किसी ट्रांसफार्मर में डीसी सप्लाई से जुड़े होने पर क्या होगा। अगर ट्रांसफार्मर हम डीसी सप्लाई के साथ जोड़ते हैं, तो जैसे ही हम लोगों ने क्या कर दी, डीसी सप्लाई के साथ जोड़ दी, तो ट्रांसफार्मर की जो प्राइमरी वाइंडिंग वो जल जाएगी। जलने का कारण क्या है, तो इसमें क्या होगा, इंडक्टिव रिएक्टेंस और रिएक्टेंस जो है उसकी वैल्यू क्या होगी, बहुत कम होगी, जिसके कारण क्या करेगी कि करंट ज़्यादा होगा और प्राइमरी वाइंडिंग जो है वो जल जाएगी। नेक्स्ट दे रखा है प्रतिरोध की क्षमता। प्रतिरोध क्षमता की ऐसा यूनिट क्या है, प्रतिरोध को किस में हम लोग मेजर करते हैं, तो ओम में करते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है ट्रांसफार्मर कोर को लेमिनेटेड क्यों किया जाता है, तो एडी करंट लॉस को कम करने के लिए ट्रांसफार्मर कोर को लेमिनेटेड किया जाता है। ठीक है, और पतली पतली पत्तियां क्यों काटी जाती है सिलिकॉन स्टील की, तो ये किया जाता है हिस्टैरिसीस लॉस को कम करने के लिए। ठीक है, याद रखना। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, एडी करंट लॉस को कम करने के लिए ट्रांसफार्मर कोर जो होती है उसको लेमिनेटेड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है एलटी केबल का इंसुलेशन परीक्षण कितने वोल्ट पर किया जाता है, तो एलटी क्या होता है, लो टेंशन लाइन होती है और 1100 वोल्ट पे है। वैसे तो 1000 वोल्ट आ जाता है, लेकिन 1100 वोल्ट पे हम लोग क्या करते हैं, इसको परीक्षण इसका कर देते हैं। नेक्स्ट दे रखा है उच्च गतिशील प्रत्यावर्तित में उपयोगी घूर्णी रोटर्स है। ठीक है, तो जहाँ पर हमें ज़्यादा स्पीड की ज़रूरत होती है, ठीक है, याद रखना कि जहाँ पर हम लोगों को ज़्यादा स्पीड की ज़रूरत होती है वहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, सिलेंड्रिकल रोटर पोल रोटर का यूज़ करते हैं। अब सिलेंड्रिकल पोल रोटर का अगर मैं बात करूँ तो कहाँ पर यूज़ करते हैं, अगर कम स्पीड हम लोगों को चाहिए तो वो करते हैं हम हाइड्रो पावर प्लांट में। ठीक है, हाइड्रो पावर प्लांट में। और ज़्यादा स्पीड का अगर हमें रोटर यूज़ करना है तो वो किस में करते हैं, हम तापीय प्रणाली या थर्मल में। ठीक है, थर्मल के अंदर हम क्या करते हैं, बेलनाकार का यूज़ करते हैं। वहीं पर अगर हम लोगों को करना हो जैसे सेलिएंट पोल रोटर का, तो सेलिएंट पोल रोटर का हम हाइड्रो में करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि सीसा अम्ल बैटरी में प्रति सेल नेगेटिव प्लेटों की संख्या क्या होती है। देखो, पॉजिटिव प्लेट से एक प्लेट ज़्यादा होगी नेगेटिव प्लेट। ठीक है, याद रखना, लेड एसिड बैटरी की बात कर रहे हैं। और ये क्यों किया जाता है, क्योंकि प्रत्येक जो पॉजिटिव प्लेट है वो दोनों साइड से काम कर सके। ठीक है, और इसकी संख्या कितनी हो सकती है, तो इसकी 11 हो सकती है, 13 हो सकती है, 15 हो सकती है, 17 हो सकती है, 21 हो सकती है। इस हिसाब से क्या होगी, इसकी संख्या होगी। और जितनी पॉजिटिव प्लेट होगी उससे एक प्लेट फालतू किसी होगी, नेगेटिव की। नेक्स्ट दे रखा है निम्न में से कौन सा विषम चुंबकीय सामग्री का उदाहरण है। विषम चुंबकीय, देखो सोना, चांदी और तांबा ये सारे के सारे क्या हैं, विषम चुंबकीय हैं। इनमें कोबाल्ट आ गया, निकल आ गया चुंबकीय, लोहा आ गया, निकल आ गया, ये दोनों चुंबकीय है। इसमें निकल आ गया, ये चुंबकीय है। ठीक है, लेकिन सोना, तांबा और चांदी जो है, ये सारे, सीसा जो है, ये क्या है, विषम चुंबकीय है। नेक्स्ट दे रखा है जर्मेनियम और सिलिकॉन क्या होते हैं। जर्मेनियम और सिलिकॉन होते हैं भाई मेरे अर्धचालक या सेमीकंडक्टर, इसको बोल सकता हूँ मैं। नेक्स्ट दे रखा है कि एक समकक्ष निम्नलिखित स्थापना करने की आवश्यकता है। 6 एम्पियर के 3 पिन वाले 8 सॉकेट, 40 वाट और 10 ट्यूब लाइटें, 10 सीलिंग पंखे और 5 एडजस्ट फैन है। सर्किटों की संख्या कितनी होगी, तो देख लो, जोड़ लो, इसमें कितना आएगा। लोड नहीं बढ़ना चाहिए, इसके अकॉर्डिंग आप लोग जोड़ सकते हो। और वैसे अगर बात करें तो भाई इसमें कितने बोर्ड बनाने पड़ेंगे, कितने सर्किटों की संख्या की ज़रूरत होगी, तो यहाँ पर 4 आ जाएगा। अगर इसका न्यूमेरिकल करवाना होगा तो मैं एक न्यूमेरिकल की क्लास अलग से ले लूँगा। तो इसके लिए आप लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो भी मेरा वीडियो आए उसकी जानकारी आप लोगों को मिल जाए। बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके आप लोग मुझे ज़रूर बताएं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है एक इंडक्शन मोटर में यदि पोलों की संख्या 2 गुनी कर दी जाए तो स्पीड क्या होगी। F इक्वल टू क्या होता है, PN/120, यही तो होता है। अब हम लोगों ने क्या करना है, N इक्वल टू निकालना है ना। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, N लेके आते हैं। तो N का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, N इक्वल टू, ठीक है, तो इसको एक कर दिया तो ये आ जाएगा F इंटू 120/P। ठीक है, अगर पोलों की संख्या हम लोग बढ़ा देंगे, ठीक है, तो यहाँ पर मैं दोबारा लिख लेता हूँ। जैसे N इक्वल टू क्या हो गया, F इंटू 120/P। अगर मान लो पोलों की संख्या बढ़ा दूंगा तो स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, तो वही चीज़ होगी कि स्पीड क्या हो जाएगी, आधी रह जाएगी। चलिए नेक्स्ट दे रखा है इलेक्ट्रोलाइटिक से संबंधित फैराडे का पहला नियम क्या बताता है। पहला नियम बताता है M इक्वल टू ZIT। ठीक है, Z क्या है, रासायनिक तुल्यांक है, I क्या है, करंट है, और T क्या है, टाइम है।
ठीक है। और m क्या है, इलेक्ट्रॉन पर मुक्त हुए पदार्थों का द्रव्यमान। इलेक्ट्रॉन पर जितने भी पदार्थ मुक्त होंगे उनका द्रव्यमान क्या कहलाएगा, m कहलाएगा। ये पहला नियम है। और दूसरा नियम क्या है, आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ। एक चीज़ तो आपको बता देता हूँ, m1/w1 इक्वल टू m2/w2 इक्वल टू m3/w3। ये थर्ड नियम में आता है, इक्वल टू k। ठीक है, तो इस पर आप लोग और कोई आपको जानकारी है तो आप लोग मुझे ज़रूर कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, Z क्या है यहाँ पर, विद्युत रासायनिक तुल्यांक है। ठीक है, विद्युत रासायनिक तुल्यांक को हम लोग किस में मेजर करते हैं, ये आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बता सकते हो, अगर आपकी इच्छा हो तो। अगर आपकी इच्छा ना हो तो आपकी मर्जी है, नहीं बताना आप लोगों को, कोई बात नहीं। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं कि बैटरी की ट्रिकल चार्जिंग द्वारा आवेशित होती है। बैटरी को ट्रिकल चार्जिंग हम कब करते हैं, देखो हमारा जो सल्फेट है वो बैटरी का क्या होगा, कड़ा हो गया, बैटरी बहुत टाइम तक पड़ी रहेगी और सल्फेट जो है वो कठोर हो गया। अब हम लोगों को क्या करना है कि इस बैटरी को हम लोगों को चार्ज करना है, तो हम क्या करते हैं, बहुत कम मान का करंट लंबे टाइम तक देते हैं। ठीक है, लंबे समय तक देते हैं। अगर बहुत कम मान का करंट हम उसको लंबे टाइम तक देंगे तो एक टाइम के बाद हमारी बैटरी क्या हो जाएगी, चलनी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं, बैटरी को ट्रिकल चार्जिंग मेथड में हम बहुत कम करंट देते हैं लंबे टाइम तक। चलिए नेक्स्ट दे रखा है, निम्न में से किसका भूयोजन या अर्थिंग की दृष्टि से महत्व है। तो अर्थिंग क्यों करते हैं भैया, मानव की सुरक्षा के लिए और मशीन की सुरक्षा के लिए हम लोग क्या करते हैं, अर्थिंग करते हैं। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, आराम से कर पाओगे आप लोग। नेक्स्ट दे रखा है, फुल पिच वाइंडिंग क्या होती है। तो फुल पिच वाइंडिंग में क्या होती है, जैसे मान लो एक ये पोल आ गया, एक ये पोल आ गया, इनके बीच अगर 180 डिग्री का पूरा एंगल बनता है, हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक अगर हम लोग वाइंडिंग करते हैं तो ये वाइंडिंग कहलाती है फुल पिच वाइंडिंग। 3 प्रकार की वाइंडिंग होती है, एक शॉर्ट पिच होती है, एक फुल पिच वाइंडिंग होती है और एक कुछ होती है। आप लोग मुझे कमेंट जरूर करके बताएंगे। ठीक है, तीनों के बारे में। और कौन सी आएगी कि मतलब शॉर्ट पिच वाइंडिंग बता देता हूँ। तो अगर इनके बीच एंगल क्या होगा, 180 डिग्री से अगर हम कम पे कर देते हैं, जैसे एक ये पोल आ गया, एक ये पोल आ गया, थोड़ा सा अगर हम लोग कम पे करते हैं तो वो क्या आ जाएगी, शॉर्ट पिच आ जाएगी। ठीक है, तो अब इसमें क्या दे रखा है, फुल पिच वाइंडिंग क्या होती है। तो कोयल पिच और पोल पिच क्या होगा, जब दोनों में बराबर होती है तो वो क्या कहलाती है, फुल पिच वाइंडिंग कहलाती है। नेक्स्ट दे रखा है, इन विच टाइप ऑफ वाइंडिंग डू द कोयल ओवरलैप विद ईच अदर। ठीक है, तो कौन सी वाइंडिंग है जिसके ऊपर हम लोग क्या करते हैं, एक कोयल को दूसरी कोयल के ऊपर लपेट के करते हैं, तो ये आती है चैन वाइंडिंग। ठीक है, तो ये क्या आती है, चैन वाइंडिंग बोलते हैं इसको। नेक्स्ट दे रखा है, 3 फेज वाले स्क्विरल केज मोटर का शुरुआती करंट कितना होता है। स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर की हम लोग बात करते हैं। तो अगर मान लो हम लोगों ने क्या कर दिया कि 3 फेज वाला स्क्विरल केज मोटर है जिसके ऊपर हम लोगों ने किसी प्रकार का लोड नहीं लगा रखा, तो उस टाइम पे क्या होगा कि निर्धारित करंट से 5-6 गुना ज़्यादा तक उसका करंट होता है। तो इस मोटर को कभी भी अपने को क्या है, सीरीज मोटर की तरह ही इसको कभी बिना लोड नहीं चलाना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट दे रखा है, BIS के अनुसार तीनों फेजों के न्यूट्रल तारों का क्रमगत रंग क्या होगा, RYB, रेड, येलो और ब्लू। ये चीज़ आ गई। प्लस ये न्यूट्रल तार कौन सा हो जाएगा भाई, ये भी क्या हो जाएगा, काला हो जाएगा। तो लाल, पीला, नीला और काला। ये ब्लू है, ये ब्लैक है, याद रखना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट दे रखा है, इलेक्ट्रिक इंक्यूबेटरों का उपयोग किस में होता है। तो इंक्यूबेटरों का उपयोग जो होता है वो पोल्ट्री फार्म में होता है। पोल्ट्री फार्म कौन सा होता है भाई, जहाँ पर मुर्गे वगैरह रखते हैं ना, वो होता है पोल्ट्री फार्म। ठीक है, तो इसके अंदर इलेक्ट्रिक इंक्यूबेटरों का यूज होता है। नेक्स्ट दे रखा है, एम्पियर किसकी इकाई है। तो एम्पियर है विद्युत धारा की, प्रतिरोध की ओम हो गई, आवृत्ति की हर्ट्ज हो गई और इसकी क्या हो गई, वोल्टेज की वोल्ट हो गई। इसकी वोल्ट, आवृत्ति की हर्ट्ज, प्रतिरोध की आर और विद्युत धारा की SI कौन सी है, एम्पियर है। नेक्स्ट दे रखा है, विद्युत कार्य के लिए किस तरह के जूतों का उपयोग किया जाता है। तो रबर के मोटे सोल वाले चमड़ों के जूतों का यूज किया जाता है। सही बात है, मोटे रबर सोल वाले चमड़े के जूतों का यूज किया जाता है। ठीक है, याद रखना इस चीज़ को। नेक्स्ट दे रखा है, ड्रम स्विच का उपयोग किस में किया जाता है। तो जो सजावटी काम होता है, जो लड़ियाँ वगैरह जो होती है उसके अंदर हम लोग इसका यूज़ करते हैं, ड्रम स्विच का यूज़ करते हैं। जो क्या करते हैं अपन, चेंज भी कर सकते हैं, जैसे लाइटिंग के जलने की जो प्रक्रिया है उसको हम लोग बदल सकते हैं। तो इस हिसाब से उसमें हम लोग इसका यूज़ करते हैं, ड्रम स्विच का। जल्दी जल्दी ये सेशन करवा रहा हूँ, कैसा आप लोगों को सेशन लग रहा है प्लीज़ कमेंट जरूर करके बताएं, हमारा जो हौसला है वो इससे बढ़ जाता है। तो AC सर्किट में फॉर्म फैक्टर क्या होता है, फॉर्म फैक्टर कितना होता है, 1.11। यहाँ पर आप मुझे RMS वैल्यू कमेंट करके बता सकते हो, एवरेज वैल्यू कमेंट करके बता सकते हो, पीक फैक्टर कमेंट करके बता सकते हो। ठीक है, ये सारे के सारे पूछे जाते हैं, कई बार पूछा गया है। यहाँ पर आप लोगों को फॉर्म फैक्टर दे रखा है, तीनों वैल्यू है जो आप लोग मुझे कमेंट जरूर करके बताएंगे कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता। चलिए नेक्स्ट दे रखा है, ऐसे स्विचों को कितनी संख्या है जो CD की लाइटिंग, देखो कौन सा जो जीने की वायरिंग होती है उसमें हम लोग कौन सा यूज़ करते हैं। ये सिंपल सी चीज़ समझने की बात है कि लाइटिंग सर्किट के लिए उपयोग किया जाता है।
और उसका प्रयोग कौन सा है, तो भैया ये है दो तरफा यानी टू वे स्विच। ठीक है, इसको क्या बोल सकते हैं, टू वे स्विच। दो तरफा मतलब एक साइड नीचे की साइड जहाँ पर हम सीढ़ियों पे चढ़ने लगते हैं वहाँ पे होगा, और एक जहाँ पे हम ऊपर की तरफ जाते हैं वहाँ पे लगेगा। तो दो टू वे स्विच की हम लोगों को यहाँ पे जरूरत पड़ेगी। नेक्स्ट दे रखा है कि अधिकांश सिंगल फेज मोटरों में आमतौर पर किस प्रकार की वाइंडिंग का उपयोग किया जाता है, तो इसमें कॉन्सेंट्रिक वाइंडिंग का हम लोग यूज़ करते हैं। नेक्स्ट दे रखा है एक प्रत्यावर्तित क्रमिक ईएमएफ आवृत्ति ज्ञात करनी है, तो वही फॉर्मूला है F = PN/120 जो हम लोग पहले करके आ चुके हैं। इससे हम सिंक्रोन स्पीड भी निकाल सकते हैं, पोल की संख्या भी निकाल सकते हैं, बाकी की चीज़ें अगर हमें दी हुई उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट दे रखा है किसी बैटरी को 40 ओम प्रतिरोध से जोड़ा गया, यदि करंट 1.0 एम्पियर यानी कि 1 एम्पियर पैदा किया जाता है तो वोल्टेज क्या होगा, तो V क्या आ जाएगा भाई, V = I/R होता है। तो 40 × 1 करेंगे तो यहाँ पर 40 वोल्ट जो है वो रिजल्ट आ जाएगा। ओम के नियम से सीधा का करना है, कोई मुश्किल काम नहीं है इसमें। नेक्स्ट बता रखा है कि एंड रूल द्वारा की जाती है। एंड रूल द्वारा इसमें से क्या की जाती है, तो जो मैग्नेटिक पोल है उसकी पहचान करना हो तो हम लोग एंड रूल के थ्रू करेंगे। ठीक है, ये आपका चुंबक वाला जो चैप्टर है उसमें आप लोगों को ये क्वेश्चन मिल जाएगा। अगर आपने एंड रूल नहीं पढ़ा है तो एक बार वहाँ से जाके पढ़ें, अदरवाइज जब मैं चुंबक वाला चैप्टर आप लोगों को करवाऊंगा तो वहाँ पे अच्छे से करवा दूंगा। इनमें से क्वेश्चन जरूर आता है, एंड रूल, कोरकशक रूल और फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, लेफ्ट हैंड रूल, यहाँ पर थंब रूल जो भी है, तो सारे के सारे पे क्वेश्चन हम लोग कर सकते हैं। नेक्स्ट दे रखा है ISI के नियमों के अनुसार छत के पंखे की ऊंचाई कितनी होनी चाहिए, यानी कि ज़मीन से कितना ऊपर रखें, तो इसको 3.25 मीटर ऊपर रखेंगे, यानी 2.5 मीटर ऊपर ज़मीन से कम। ठीक है, क्योंकि इतनी लंबाई किसी इंसान की नहीं होती और वो हाथ लगा के भी उसको नहीं पकड़ सकता। ठीक है, तो ध्यान रखना इस चीज़ को। नेक्स्ट दे रखा है अधिक ऊर्जा के लिए निम्नलिखित कारकों में कौन सा सस्ता और क्षमतावान होता है, तो मर्क्यूरी आर्क डिस्टकारी जो होता है ये क्या होता है, रेक्टिफायर की बात करें यहाँ पे, तो मरकरी आर्क रेक्टिफायर जो होता है वो क्या होता है, सस्ता होता है और इसकी ज़्यादा क्षमता भी होती है। ठीक है, जहाँ पर ज़्यादा ऊर्जा की हम लोगों को आवश्यकता होती है वहाँ पर उसका हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट दे रखा है केबल में कवच वाले तार का उपयोग क्यों किया जाता है, तो उसको मैकेनिकल सुरक्षा के लिए हम लोग क्या करते हैं, किसी केबल में कवच वाले तार का यूज़ करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन दोबारा देख लो आप लोग, केबल में कवच वाले तार की उपयोगिता क्या है, तो ये है यांत्रिक सुरक्षा के लिए हम लोग उसके ऊपर क्या करते हैं, एक जाली सी लगाते हैं ना, कवच लगाते हैं, वही चीज़ है। नेक्स्ट दे रखा है कि विच टाइप मोटर इज सुटेबल फॉर ट्रैक्शन कार्य, ट्रैक्शन के लिए हम लोग कौन सा काम करते हैं, तो ट्रैक्शन के लिए हम लोग क्या करते हैं, DC सीरीज मोटर करते हैं। ठीक है, जहाँ भी हमें ट्रैक्शन का काम करना हो वहाँ पर हम लोग DC सीरीज मोटर का यूज़ करते हैं भाई। नेक्स्ट दे रखा है किसी AC सर्किट में रिएक्टिव पावर क्या होता है, रिएक्टिव पावर है VI sin φ। ठीक है, VI sin φ, तो यहाँ पर C ऑप्शन यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट दे रखा है कि एक ऐसा ट्रांसफार्मर जिसमें कोई हानि नहीं होती उसको क्या बोलते हैं, आइडियल ट्रांसफार्मर बोलते हैं, लेकिन एक्चुअल में ऐसा कोई ट्रांसफार्मर होता नहीं है आइडियल हो जो, क्योंकि कोई भी ट्रांसफार्मर हो उसके अंदर लॉस जरूर होंगे। ठीक है, याद रखना, क्योंकि जहाँ पर रेजिस्टेंस होगा तो उसमें लॉस होंगे ही होंगे, तार लगे होंगे। ठीक है, काम करेगा तो लॉस होगा बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट दे रखा है चल कोयल प्रकार के उपकरण, यानी कि मूविंग कोयल कौन सा है, तो मूविंग कोयल है DC पर काम करने वाला ओनली। ठीक है, चलिए नेक्स्ट दे रखा है एल्यूमिनियम पर टंकई के लिए किस सोल्डरिंग गालक यानी फ्लक्स का हम लोग यूज़ करते हैं, तो EYRA7 या बेरोजा का हम लोग यूज़ करते हैं एल्यूमिनियम पर टंकाई करने के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट दे रखा है स्थायी चुंबक बनाने के लिए उपयोगी सामग्री कौन सा है, तो कार्बन इस्पात क्या करेंगे हम, स्थायी चुंबक बनाएंगे। देखो स्टील का हम लोग यूज़ कहाँ पर करते हैं, स्टील का यूज़ वहीं पे करेंगे जहाँ हमें स्थायी चुंबक बनानी हो। अगर हमें अस्थायी चुंबक बनानी हो तो हम लोग इसका यूज़ करेंगे नरम लोहे का। ठीक है, नेक्स्ट दे रखा है किसी विद्युत बल्ब का फिलामेंट होता है, तो किसी विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है भैया, ये बना होता है टंगस्टन का। ठीक है, याद रखना है इस चीज़ को। ठीक है, और यहीं पर आपसे पूछ ले कि हीटर में कौन सा तार यूज़ होता है, तो हीटर में तार आप लोग मुझे कमेंट करके बताओगे, वैसे बताने को मैं भी बता सकता हूँ, लेकिन मुझे आपकी परीक्षा लेनी है ना, तो आप लोग मुझे ये चीज़ बताओगे। चलिए नेक्स्ट दे रखा है कि अल्टरनेटर किस सिद्धांत पे काम करता है, तो फैराडे के नियम पे काम करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के सिद्धांत पे काम करता है, मोटर, जनरेटर और ये क्या बोल सकते हैं इसको, अल्टरनेटर। ठीक है, ये सारी की सारी चीज़ें किस पे काम करती है भैया, फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पे काम करती है। नेक्स्ट दे रखा है HT और LT लाइन पर काम करने वाले इलेक्ट्रीशियन के पास क्या होना चाहिए भैया, उसके पास ITI का सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है, ITI का सर्टिफिकेट होना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज हम लोग नहीं करवाएंगे उससे काम। किसी भू इलेक्ट्रोड
से एक भवन की दूरी कितनी होनी चाहिए कम से कम? तो जो भू इलेक्ट्रोड हम लोग लगाते हैं अपने घर से, तो कम से कम 1.5 मीटर दूर लगाना चाहिए इसको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट दे रखा है, कोरोना प्रभाव को किसके द्वारा कम किया जाता है? ठीक है, तो कंडक्टर के बीच समुचित अंतराल रख के, ठीक है। ये वो कोरोना नहीं है जो अभी फैल रखी है जिसके कारण लॉकडाउन लगा पड़ा है, ये कोरोना इफेक्ट है जो तारों के अंदर आता है। आईटीआई में हम लोगों ने बहुत पहले पढ़ लिया था इस चीज़ को, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि बीच अंतराल हम लोगों को रखना चाहिए तारों के बीच, ठीक है, तो कोरोना इफेक्ट को कम करने के लिए। नेक्स्ट दे रखा है, तारों में विद्युत रोधी प्रतिरोध मापने का उपकरण कौन सा है? विद्युत रोधी प्रतिरोध, तो इसमें तारों का इंसुलेशन अगर प्रतिरोध हम लोगों को नापना है तो हम लोग किससे मापेंगे भैया? मेगर से मेजर करेंगे, ठीक है। टेकोमीटर क्या करता है? टेकोमीटर मोटर की स्पीड को मेजर करता है। क्लैंपोन मीटर क्या करता है? करंट को मेजर करता है बिना तार को छीले, ठीक है। मल्टीमीटर क्या कर सकता है? रेजिस्टेंस, वोल्टेज और करंट सारा चीज़ जो है वो मेजर कर सकता है। नेक्स्ट दे रखा है, किसी डीसी जनरेटर में ईएमएफ समीकरण क्या होती है? फाई ZN/60 इंटू P/A। तो ये आएगी, देखो यहाँ पर फाई E इक्वल टू फाई ZN/60 गुणा P/A, ठीक है। तो यहाँ पर फाई ZN P/60 इंटू A, ठीक है। तो यहाँ पर 2 नंबर ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। नेक्स्ट दे रखा है, एक एवीओ मीटर किसका मापन करता है? तो करंट और ईएमएफ और प्रतिरोध। एवीओ मीटर क्या करता है? करंट, ईएमएफ और प्रतिरोध सभी का मेजर करता है भैया ये। नेक्स्ट दे रखा है, हाउ मैनी कॉन्टैक्टर्स आर यूज्ड इन द ऑटोमेटिक स्टार डेल्टा स्टार्टर? कितने कॉन्टैक्टर का हम लोग यूज करते हैं इसमें? ऑटोमेटिक स्टार डेल्टा स्टार्टर है तो इसमें 3 करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट दे रखा है, ओम का नियम क्या बताता है? ओम का नियम बताता है V इक्वल टू IR, या V समानुपाती I बताता है, ठीक है। ओम के नियम इसके अकॉर्डिंग ही सारा कुछ बन जाएगा। V इक्वल टू क्या आ जाएगा? I इंटू R, ठीक है, ये आ जाएगा भाई ओम का नियम। नेक्स्ट दे रखा है, यूपीएस का फुल फॉर्म क्या है? ये कंप्यूटर के लिए भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने बताया था आपको। तो ये है अनट्रैप्टेड पावर सप्लाई। यूपीएस क्या है? अनट्रैप्टेड पावर सप्लाई। ये कंप्यूटर के लिए भी क्वेश्चन आ सकता है। चलिए नेक्स्ट दे रखा है, भारत में बिजली की प्रचालन आवृत्ति कितनी है? तो भारत में बिजली की प्रचालन आवृत्ति जो है वो 50 हर्ट्ज है, और यूरोप वगैरह के देश की अगर हम लोग बात करेंगे तो वहाँ पर 60 हर्ट्ज है, ठीक है, याद रखना। इंडिया की 50 हर्ट्ज है। नेक्स्ट दे रखा है, कौन सा दोलक ओसिलेटर या ज़्यादा स्थिर रहता है? तो ये क्रिस्टल कंट्रोल्ड ओसिलेटर जो होता है वो ज़्यादा स्थिर रहता है, ठीक है। क्रिस्टल कंट्रोल्ड ओसिलेटर जो है वो ज़्यादा स्थिर रहता है, ज़्यादा स्टेबल रहता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट दे रखा है, किसी पावर वायरिंग प्रणाली में तांबे का कंडक्टर का अधिकतम आकार किससे कम नहीं होना चाहिए? तो हम लोग जो घरों में यूज़ करते हैं ना फिटिंग वगैरह, तो हमें कम से कम 1.5 mm स्क्वायर का तार लेना चाहिए, ठीक है, इससे कम का नहीं लेना चाहिए, ठीक है। कुछ लोग 1 mm का भी यूज़ करते हैं, मैंने भी कई फिटिंग्स में किया है, लेकिन 1.5 mm से कम का हम लोगों को यूज़ कभी नहीं करना चाहिए, याद रखना। नेक्स्ट दे रखा है, BIS के अनुसार किसी भी संस्थान में अनुमत अधिकतम रिसाव पूर्ण भार विद्युत धारा का उपयोग होता है, तो ये आएगा 1/5000। ये याद ही रख लेना, हमेशा पूछा जाता है 1/5000, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, किसी डीसी मोटर की दिशा कैसे बदल सकते हैं? कोई मोटर है वो मेरी क्लॉकवाइज चल रही है, मुझे इसको एंटी क्लॉकवाइज चलाना है, तो मैं क्या करूँगा? या तो मैं फील्ड के कनेक्शन चेंज कर दूंगा या आर्मेचर के कर दूंगा, दोनों में से किसी एक के करने हैं। अगर मैंने दोनों के चेंज कर दिए तो मेरी मोटर की डायरेक्शन सेम ही रहेगी। अगर मुझे डायरेक्शन चेंज करनी है तो मुझे या तो फील्ड वाइंडिंग चेंज करनी पड़ेगी या आर्मेचर वाइंडिंग चेंज करनी पड़ेगी, दोनों में से सिर्फ एक करनी पड़ेगी। नेक्स्ट दे रखा है, 4 ओम वाले प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हैं तो कुल प्रतिरोध कितना होगा? 4 ओम वाले 4 जुड़े हैं तो सीधी सी बात है कि जितने जुड़े हो ना उतना का भाग दे दो, अगर सेम वैल्यू के दे रखे हो तो, ठीक है। तो 4/4 यानी 1 ओम आ जाएगा, तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन जो है वो राइट आ जाएगा। नेक्स्ट दे रखा है कि एक फेज से फेज और फेज से न्यूट्रल तक केबल का विद्युत परीक्षण में प्रतिरोध कितना होना चाहिए? कम से कम, मतलब कम से कम 1 मेगा ओम होना चाहिए। अगर हम फेज से फेज के बीच और फेज से न्यूट्रल तक केबल का विद्युत रोधन यानी कि इंसुलेशन प्रतिरोध अगर हम लोग इसका मेजर कर रहे हैं तो कितना होना चाहिए? तो भैया 1 मेगा ओम होना चाहिए। नेक्स्ट दे रखा है, किसी सिंगल फेज मोटर की चक्रण दिशा को किसके द्वारा बदला जा सकता है? किसी सिंगल फेज मोटर की हमें चक्रण दिशा को बदलना है तो या तो हम रनिंग वाइंडिंग या स्टार्टिंग वाइंडिंग के दोनों टर्मिनल जो है उनमें से किसी एक को हम लोग क्या कर देंगे? चेंज कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, किसी सिंगल फेज प्रेरण मोटर की शुरुआती और रनिंग वाइंडिंग के बीच विद्युतीय
कोण कितना होता है, तो इस हिसाब से होता है। तो इसके बीच क्या होगा, 90 डिग्री का, ठीक है। रनिंग वाइंडिंग और जो स्टार्टिंग वाइंडिंग है उसके बीच एंगल कितना आएगा, 90 डिग्री का, याद रखना इस चीज़ को। नेक्स्ट दे रखा है कार्बन प्रतिरोध में रंगों का कोड इस प्रकार है, लाल, पीला, भूरा और अंत में सिल्वर, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि सिल्वर क्या है, चांदी। तो सीधी सी बात है कि चांदी की सहनशीलता कितनी है, 10% है, ठीक है, 10% है। इसका मतलब या तो ए ऑप्शन होगा यहाँ पर आपका, या आपका डी ऑप्शन होगा, क्योंकि बाकी में 10% नहीं है, तो ये दोनों ऑप्शन तो वैसे ही कट जाएंगे। अभी हम बात कर रहे हैं कि लाल रंग, तो BBR, ठीक है। तो 0 1 2, तो 2 कौन से में स्टार्टिंग में आ रहा है ना पहले, तो 2 इसमें आ रहा है। तो भैया सीधी सी बात है, बाकी हम लोगों को करने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग क्या करते हैं, सीधा सा फॉर्मूला निकाल दिया कि भैया यही ऑप्शन आएगा, ठीक है। तो ये चीज़ देख लेना, सबसे पहले आप उसकी सहन सीमा देख लेना, ठीक है, गुणक देख लेना। फिर नेक्स्ट दे रखा है रेती में प्रयुक्त होने वाली सामग्री कौन सी है, तो रेती कौन किसकी बनी होती है, तो हाई कार्बन स्टील की बनी होती है भैया। रेती जो मेरी होती है वो हाई कार्बन स्टील की बनी होती है, ठीक है। नेक्स्ट दे रखा है प्रदीप्ति की इकाई क्या है, प्रदीप्ति की इकाई है लक्स, ठीक है। वाट किसकी इकाई है, कैंडल पावर किसकी इकाई है, कैंडला प्रति मीटर स्क्वायर किसकी इकाई है, ये आप लोग मुझे कमेंट करके बता देना। नेक्स्ट दे रखा है एक डीसी जनरेटर में अधिकतम दक्षता तभी होगी जब परिवर्तित हानि स्थिर हानि के बराबर होगी, यानी कि वेरिएबल जो लॉस होंगे वो स्टेबल लॉस के बराबर होंगे, तो एक डीसी जनरेटर क्या करेगा, अधिकतम दक्षता पे काम करेगा। नेक्स्ट दे रखा है पोटेंशियल ट्रांसफार्मर एक प्रकार का क्या होता है, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर यहाँ पर बात करिए भैया पीटी की, पीटी को क्या बोलते हैं, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर है। ये क्या कर देता है, करंट को तो बढ़ा देता है, देखो करंट को क्या करेगा, ये बढ़ा देगा, और वोल्टेज को ये क्या कर देगा, कम कर देगा, यानी कि ये क्या है, स्टेप डाउन प्रकार का ट्रांसफार्मर है। पीटी जो है वो स्टेप डाउन प्रकार का ट्रांसफार्मर है, और जो सीटी है, सीटी को क्या बोलते हैं, करंट ट्रांसफार्मर। करंट ट्रांसफार्मर क्या है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर है, याद रखना इस चीज़ को, ठीक है। सीटी पीटी दोनों की बात हम लोगों ने यहाँ पे कर ले। नेक्स्ट दे रखा है एक इलेक्ट्रॉन पर प्रभाव होता है तो -1.602 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है, ये तो याद ही रखना है, पहले ही चैप्टर में ये दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट दे रखा है किसी सेल टाइप यानी प्रकोष्ठीय सेल टाइप ट्रांसफार्मर में कुल कितने चुंबकीय पथ होते हैं, तो सेल टाइप जो होता है उसमें 2 होते हैं, ये याद रखना आप लोग। नेक्स्ट दे रखा है संकीर्ण जगह, यानी कि कम जगह, जैसे मान लो कि बहुत ऐसे मान लेते हैं कि अपन बहुत छोटी सी जगह है, वहाँ पर हम कौन से प्लायर का यूज़ करेंगे, तो यहाँ पर हम लोग यूज़ करेंगे लॉन्ग नोज प्लायर का। इस टाइप से जो प्लायर होता है ना, जिसके ऐसे लंबी चूंच सी होती है, जिसको हम क्या कर सकते हैं, किसी कोने में आराम से घुसा सकते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर हम लोग किसका यूज़ करते हैं, लॉन्ग नोज प्लायर का यूज़ करते हैं। संकीर्ण का मतलब क्या हो गया भैया, ऐसी जगह जहाँ पर बड़ी चीज़ नहीं जा सकती, सिर्फ छोटी सी चीज़ जा सकती है, और हम लोगों को कोई नट वगैरह कुछ पकड़ना है तो हम लोग क्या करेंगे, जो लंबी चूंच वाला जो प्लायर होता है ना उसको अंदर डालेंगे, ठीक है। नेक्स्ट दे रखा है वोल्टेज रेगुलेटरों में किस प्रकार के डायोड का यूज़ किया जाता है, तो जो वोल्टेज रेगुलेटर होते हैं, ठीक है, उनमें हम लोग क्या करते हैं, जैसे हमारा जो फैन रेगुलेटर आ गया, ये रेगुलेटर जो होते हैं, इनमें जेनर डायोड का हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है टोराइड क्या है, तो टोराइड क्या है भैया, तार की कुंडलीकृत कोयल है। टोराइड क्या है, एक तार की कुंडलीकृत कोयल है। जैसे कुंडली बना दी एक तार की हम लोगों ने, तो इस प्रकार की जो कोयल बनेगी वो क्या बनाएगी भैया, टोराइड होगी, ठीक है। नेक्स्ट दे रखा है एसी और डीसी आपूर्तियों में कौन से मोटर काम कर सकती है, कौन सी मोटर है जो एसी और डीसी दोनों पे काम करती है, तो यहाँ पर हम बात करते हैं यूनिवर्सल मोटर। जो यूनिवर्सल मोटर होती है, जो हमारी मिक्सर ग्राइंडर में लगी होती है, तो ये मोटर क्या काम करती है, एसी और डीसी दोनों पे काम कर सकती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। नेक्स्ट दे रखा है अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर ELCB, ठीक है। अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर को किसके रूप में जाना जाता है, तो ये क्या है, रेजिडुअल यानी कि अवशेष करंट सर्किट ब्रेकर के रूप में भी जाना जाता है। रेजिडुअल नाम आप लोग याद रखना, इसी नाम से आपका क्वेश्चन निकल जाएगा भाई, ठीक है। और ELCB की फुल फॉर्म कई बार पूछ लेते हैं, तो इसको बोलते हैं अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर, माइंड इट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट दे रखा है अर्ध तरंग दृष्टिकारी की यानी कि हाफ ब्रिज रेक्टिफायर की दृष्टिकरण क्षमता कितनी होती है, तो 40.6% होती है भाई। नेक्स्ट दे रखा है इलेक्ट्रॉन पर प्रवाह को क्या कहा जाता है, तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर करंट। इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को क्या बोला जाता है भैया, धारा बोला जाता है। सीधी परिभाषा में से क्वेश्चन आ गया, देख लो, बहुत बार बोला है मैंने, परिभाषा रट लिया करो।
नेक्स्ट दे रखा है कि आईएसआई के नियमों के अनुसार लाइटिंग सर्किट में अधिकतम भार किससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए भैया, 800 वाट से। और वहीं पर अगर पावर सर्किट की बात करें तो पावर सर्किट पे 3000, ठीक है, 800 और 3000 याद रखना। तो यहाँ पर लाइटिंग है, मतलब छोटी कोई चीज़ है, छोटी के लिए हम लोग 800 का यूज़ करते हैं और बड़ी के लिए हम लोग किसका करते हैं 3000 का। पावर सप्लाई के लिए हम लोग किसका यूज़ करते हैं 3000 का। नेक्स्ट दे रखा है कि किसी उद्दीप्त इनकैंडसेंट लैंप का पावर फैक्टर क्या होता है, तो भैया इसका होता है इकाई। इनकैंडसेंट पावर फैक्टर की जो इनकैंडसेंट लैंप का जो पावर फैक्टर होता है वो यूनिट ही होता है, इकाई होता है। नेक्स्ट दे रखा है निम्न में से कौन सा कुशल और बड़ी उपयोगी या डैम्पिंग प्रणाली है, तो भंवर धारा प्रणाली जो है यानी कि एडी करंट जो प्रणाली, एडी करंट जो सिस्टम है वो सबसे कुशल और बड़ी उपयोगी अवमंदक क्या बोलते हैं डैम्पिंग प्रणाली है। नेक्स्ट दे रखा है किसी जनरेटर में इंटरपोल फील्ड कॉइल किससे जुड़ी होती है, तो इंटरपोल फील्ड कॉइल किसके साथ जुड़ी होती है आर्मेचर वाइंडिंग के साथ सीरीज में। देखो इस हिसाब से होती है, जैसे ये मोटर बना दी, इसके बाद ये इसमें मैंने क्या बना दिए पोल बना दिए 4, तो यहाँ पर मैंने क्या बना दिए ये 4 इंटरपोल बना दिए। तो यहाँ से चल के इस पे लगेगी, इस पे लगेगी, इस पे लगेगी, इस पे लगेगी, तो सारों के साथ क्या है आर्मेचर वाइंडिंग जो होगी इसी के साथ श्रेणी क्रम में होगी ये चीज़, ठीक है। नेक्स्ट दे रखा है किसी स्टार कनेक्शन में लाइन वोल्टेज क्या होता है, स्टार और डेल्टा में अलग अलग बताता हूँ आप लोगों को। देखो एक साइड हम लोग क्या कर लेते हैं स्टार की कर लेते हैं और एक साइड कर लेते हैं डेल्टा की, ठीक है। तो स्टार में लाइन करंट क्या होता है IL = IP, ठीक है, और VL = क्या आ जाएगा √3 VP, ठीक है। और इसके अंदर डेल्टा के अंदर क्या होगा IL = क्या आ जाएगा √3 IP, ठीक है, और VL = क्या आ जाएगा VP, ठीक है। ये याद रख लेना, ये थ्योरम बहुत बार पूछी गई है भैया, अगर आपकी किस्मत अच्छी होगी तो ये आपके एग्जाम में आ जाएगी। चलिए नेक्स्ट दे रखा है छुपाई गई या वाहक नली या डक्ट वायरिंग को क्या कहा जाता है, भूमिगत नाली पाइप वायरिंग भी कहा जाता है, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं ज़मीन के अंदर क्या करते हैं उसको छुपा के वायरिंग करते हैं, ठीक है, बाहर उसमें कुछ नहीं दिखता। नेक्स्ट दे रखा है द स्टार्टर ऑफ एन इंडक्शन मोटर इज मेड बाई, तो स्टार्टर किसका बना होता है भैया एक इंडक्शन मोटर का, तो बना होता है सिलिकॉन स्टील का। नेक्स्ट दे रखा है निम्न में से कौन सा विद्युत रोधी है, तो फाइबर यहाँ पर विद्युत रोधी है, बाकी सारे के सारे क्या हैं विद्युत के चालक है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट दे रखा है किसी एमीटर परिसर में रेंज को कैसे बढ़ाया जा सकता है, अगर आपको एमीटर की रेंज बढ़ानी है तो आप क्या करोगे समांतर क्रम में कम मान का प्रतिरोध जोड़ दोगे, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं कम मान का प्रतिरोध क्या कर देते हैं उसके समांतर क्रम में जोड़ देंगे, जिससे एमीटर की रेंज जो है वो बढ़ जाएगी, ठीक है। अगर वोल्ट मीटर की रेंज बढ़ानी है तो क्या करेंगे भैया ये आप लोग मुझे कमेंट करके बता दोगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट दे रखा है किसी ट्रांसफॉर्मर की तुल्यकालिक के लिए निम्न में से कौन सी प्रमुख शर्त है, अगर एक ट्रांसफार्मर को हम लोगों को क्या करना है पैरेलल में चलाना है दो ट्रांसफार्मरों को, ठीक है, तो उनकी जो फ्रिक्वेंसी है वो बराबर होनी चाहिए, वोल्टेज बराबर होनी चाहिए, फेज क्रम बराबर होनी चाहिए, एक चीज़ और बराबर होनी चाहिए उसको क्या बोलते हैं दक्षता। अगर ये सारी की सारी चीज़ें बराबर होगी तो हम दो अल्टरनेटर को दो ट्रांसफार्मर को पैरेलल में चला सकते हैं। अभी 5 क्वेश्चन और करवा देता हूँ, 100 क्वेश्चन कंप्लीट करवा देता हूँ दूसरी सीरीज़ के लिए, कल आपको मिल जाएगी तो दूसरी सीरीज जरूर आप लोग देखें। इंसुलेशन प्रतिरोधकों का उपयोग किससे मेजर करते हैं मेगर से, दोबारा ये क्वेश्चन आ गया भाई इंसुलेशन प्रतिरोध किससे मापा जाता है मेगर से। नेक्स्ट दे रखा है किसी पूर्ण आवेशित सीसामल बैटरी का विशिष्ट गुरुत्व क्या है, तो 1280, ठीक है। फुल चार्ज हाफ चार्ज और डिस्चार्ज तीनों कंडीशन है, तो यहाँ पर ये फुल चार्ज की है, हाफ चार्ज और डिस्चार्ज की आप लोग मुझे कमेंट करके बता दोगे। नेक्स्ट दे रखा है सीडीओ की वायरिंग किस प्रकार का स्विच का उपयोग किया जाता है, ठीक है, दोबारा आ गया, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं इंटरमीडिएट स्विच, ठीक है। नेक्स्ट दे रखा है तो यहाँ पर देखो 2 वे स्विच भी हो सकता है, इंटरमीडिएट स्विच क्या हो सकता है 2 से अधिक जगहों के लिए बोला है ना, यहाँ पर देखो हमें यहाँ पर क्या बोला है, दोबारा देख लेता हूँ मैं, तो क्वेश्चन में क्या बोला है जहाँ एक लैंप को 2 से अधिक जगह पर, अगर 2 जगह पर दिया हो तो आएगा 2 वे स्विच, ठीक है 2 वे स्विच। और अगर 2 से ज़्यादा जगह से करना हो जैसे गोदाम की वायरिंग करते हैं तो गोदाम की वायरिंग में हम लोग इंटरमीडिएट स्विच यूज़ करते हैं, याद रखना। तो ये थोड़ा सा क्वेश्चन वैसे घुमा के दे दिया, बाकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि डीसी मोटर में स्टार्टरों का उपयोग क्यों किया जाता है, तो जो स्टार्टिंग करंट होता है उसको कंट्रोल करने के लिए हम लोग क्या करते हैं डीसी मोटर का स्टार्टर यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 100 नंबर क्वेश्चन, आज इतने क्वेश्चन करते हैं, बाकी के 100 क्वेश्चन आप लोगों को मैं कल करवाऊंगा, तो जरूर आप लोग मेरे साथ बने रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है किसी अल्टरनेटर को उत्तेजित करने वाला एक्साइटर होता है,
तो किसी अल्टरनेटर को अगर हम लोगों को चलाना है तो एक्साइटेड करने के लिए उसको हम लोग क्या करते हैं, एक्साइटर के रूप में शंट जनरेटर का यूज़ करते हैं। आप लोग ये वीडियो जॉब गुरु विजय शर्मा के यूट्यूब चैनल पे देख रहे थे। अगर आप लोगों को ऐसे ही वीडियोज़ और देखने हैं तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। फेसबुक पेज जहाँ पर आप लोग मेरे साथ जुड़ सकते हो, वहाँ पे कंप्यूटर की क्लास और रीजनिंग की क्लास, सारी क्लासें मैं आप लोगों को प्रोवाइड करवा दूंगा। तो ज़रूर आप लोग मेरे चैनल के साथ जुड़ें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, जय हिंद। और आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। 100 क्वेश्चन करवाए हैं, बाकी कल के वीडियो में 100 क्वेश्चन और करवा दूंगा। थैंक यू।